अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग ई कैट के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाले हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में जैसे कि डाउ हो गया, आपके पास कराची यूनिवर्सिटी हो गया, NED हो गया, सासटनस, फास, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो जो रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे उसे हम क्या करेंगे, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ताकि क्या हो सके, आपके बोर्ड के पेपर, आपकी जो एंट्री टेस्ट की तैयारी है वो बेस्ट तरीके से हो सके। ठीक है, हम वही सवाल को देखेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं और किस तरह के सवाल आते हैं। अगर इस तरह के सवाल आ जाते हैं तो आप किस तरीके से अटैम्प्ट करोगे और तमाम चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से मैं सीरीज़ बनाऊंगा ताकि मैं आपको तमाम डिटेल्स के साथ वीडियोज़ बनाते रहूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताना कि मैं और वीडियोस बनाऊं कि ना बनाऊं। ठीक है, तो चले आ जाते हैं, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको अगर ग्रुप में ऐड होना है तो स्टूडेंट आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें आपने मुझे मैसेज करना है, ठीक है, ताकि मैं क्या कर सकूं, आपको अपने ग्रुप में ऐड कर सकूं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है हमारे पास जो फर्स्ट जो मोस्ट रिपीटेड सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जैसे कराची यूनिवर्सिटी हो गया, NED यूनिवर्सिटी हो गया, UIT हो गया और हमारे पास दाऊद यूनिवर्सिटी हो गया, सर सैयद यूनिवर्सिटी हो गया और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी जो है हमारे पास इकरा यूनिवर्सिटी, नवल यूनिवर्सिटी, उन तमाम यूनिवर्सिटी में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस सवाल में पहले क्या लिखा हुआ है, इफ़ g ऑफ x, मतलब एक फंक्शन दिया हुआ है x³ माइनस x 8s, ये है क्या, बोला जा रहा है कि एक फंक्शन है g ऑफ x जिसमें x³ माइनस x है, आपने बताना है ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, नेगेटिव फंक्शन है या नाइदर और इवन और ऑड। ठीक है, तो आपने ये बताना है इसमें से कौन सा फंक्शन है। स्टूडेंट याद रखना इवन ऑड फंक्शन की पहचान कैसे होती है और आप किस तरीके से मालूम कर सकते हो कि ये इवन है या ऑड है। स्टूडेंट याद रखना हमारे पास कोई भी फंक्शन हो f ऑफ x, क्योंकि मुझे आपको डिटेल भी बताना है सॉल्व करने के साथ साथ, तभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास f ऑफ x है, ठीक है, अगर उसके अंदर स्टूडेंट एक फंक्शन है, मेरे पास कोई सा भी फंक्शन है, ठीक है, अगर आपको ये मालूम करना है कि ये फंक्शन मेरे पास इवन है या फिर स्टूडेंट ये क्या है, ऑड है, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने एक ट्रिक अप्लाई करना होता है कि आप जो भी x की वैल्यू है उसके अंदर माइनस x पुट कर दोगे, जो भी x की वैल्यू है उसमें क्या पुट कर दोगे स्टूडेंट, एज अ इनपुट माइनस x पुट कर दोगे। और उस फंक्शन की वैल्यू अगर स्टूडेंट हमारे पास f ऑफ x, मतलब वही वाला फंक्शन पुराना वाला आ जाए, मतलब ये वाला फंक्शन दोबारा से आ जाए, तो डैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। ठीक है, डैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। अगर फंक्शन की इनपुट के अंदर माइनस x पुट कर दो और उसका स्टूडेंट आउटपुट जो है मेरे स्टूडेंट्स क्या आ जाए, मेरे पास f ऑफ x आ जाए, मतलब वही फंक्शन पूरा दोबारा से सवाल उठ करके आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, कोई मसले की बात तो नहीं है ना, मुझे यकीन है आपको ये समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। ठीक है, और इसी के अंदर स्टूडेंट अगर हम लोग क्या पुट करें, माइनस x पुट करें एज अ इनपुट और हमारे पास फंक्शन का क्या आ जाए स्टूडेंट, माइनस में आ जाए, तो वो फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, ऑड फंक्शन होता है। वो फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, मेरे पास ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, अगर हमने माइनस पुट किया एज अ इनपुट लिया और हमारे पास फंक्शन दोबारा से वही सवाल उठ करके आ जाए तो वो इवन है। अगर हमने माइनस पुट किया और फंक्शन की जो वैल्यू थी वो नेगेटिव में आ जाए पूरा सवाल उठ करके, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऑड फंक्शन कहते हैं। चलो आ जाओ, अब हम इस पर अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, जो हमें सवाल दिया हुआ है तो मैं लिखता हूँ g लिखा हुआ है तो x की जगह क्या पुट करूंगा स्टूडेंट, माइनस x पुट करूंगा, तो g की जगह माइनस x पुट कर दिया, राइट बात है, यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लिखूंगा और इस x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक आपके सामने पुट करके दिखा दिया। तो फंक्शन ऑफ g ऑफ x जो है स्टूडेंट x का क्यूब, क्योंकि ये ऑड आपके पास पावर है और ऑड पावर हमेशा क्या रहता है स्टूडेंट, नेगेटिव रहता है, और इवन पावर क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, क्योंकि उतने दफ़ा मल्टीप्लाई होने के बाद क्या जाता है, साइन चेंज कर देता है। तो ऑड पावर है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का x वैसे उठेगा और माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट, माइनस का x³ और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का x होता है। ये भी मैंने आपके सामने उतार दिया। अब स्टूडेंट अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन आएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट, x का क्यूब और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का x। देखो ये सवाल और ये वाला सवाल, x³ माइनस x वैसे ही है और बाहर क्या आ रहा है, माइनस। अगर मैं इसकी जगह क्या पुट कर दूँ स्टूडेंट, g ऑफ x पुट कर दूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का g ऑफ x बराबर है माइनस के g ऑफ x। ठीक है, माइनस का निशान वैसे उतर गया, g ऑफ ये वाली वैल्यू जो थी स्टूडेंट वो क्या थी, इसके बराबर थी, g ऑफ x कर दिया, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है
कि अगर माइनस का एक्स पुट करो और दोबारा से माइनस में आ जाए स्टूडेंट कॉमन लेने के बाद, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरे पास, इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। देखा कितने आसान तरीके से हमने कर दिया। मुझे कॉन्सेप्ट देना था, आपको डिटेल बताना था कि एमसीक्यू सॉल्व किस तरीके से होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा ना तो आप बहुत आसान तरीके से सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो। इसी एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट मैं आपको लिखकर बताता हूँ कि मेरे पास एक f ऑफ x है जो कि बराबर है स्टूडेंट किसके, x के स्क्वायर के। ठीक है, x का स्क्वायर दिया हुआ है और आपने बताना है कि ये फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। ठीक है, तो चलो आज इसको करके देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, इस फंक्शन के अंदर वैल्यू को पुट करूँगा -x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -x वैसे उतर गया। ठीक है, और x का स्क्वायर हो जाता है पॉजिटिव में x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये x स्क्वायर किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर है। तो माइनस का x बराबर हो जाएगा स्टूडेंट f ऑफ x के। तो सेम टू सेम वही वैल्यू आ गई, तो डैट्स मीन कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आई है। तो ऐसे वैल्यू को क्या कहते हैं हम लोग, इवन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या था, कुछ पार्ट्स थे जो कि मुझे आपको बताना था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपने मुझे क्या करना है स्टूडेंट, कमेंट करके बताना है ये इवन है या फिर ऑड है। ठीक है, एक मैं पार्ट नंबर 3 लिखता हूँ जिसके अंदर फंक्शन है मेरे पास, उसकी वैल्यू क्या लिखा हुआ है, x का स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक इसको बताना है ये फंक्शन इवन है या ऑड है, आपने ये बताना है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में लिखा है बेटा कि f ऑफ x जो है वो बराबर है x³ -x स्क्वायर प्लस का 1। हो सकता है कि कुछ भी ना हो। ठीक है, इवन भी ना हो ना ऑड हो। ठीक है, तो आपने ये देख के बताना है कि मेरे पास ये कौन सा फंक्शन है, इवन है या ऑड, ये कमेंट करके बताना। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, ये भी हमारे पास फंक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर मेंशन है, बहुत ही आसान सवाल है। द रिलेशन, एक हमें रिलेशन दिया हुआ है x स्क्वायर इंटू वाई प्लस x इंटू वाई स्क्वायर -3 = 0। बोला जा रहा है कि आपने ये बताना है स्टूडेंट कि ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है। ठीक है, तो स्टूडेंट याद रखना, आप लोगों को कुछ चीज़ें मुझे बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह का होता है और इम्प्लिसिट किस तरह का होता है, लीनियर किस तरह का होता है, ताकि आपका क्या हो सके स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। याद रखना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बचपन से पढ़ते हुए हो कि ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये a इज एनी कोफिशिएंट, b भी साथ लिखा हुआ है, ये भी कोई भी कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट नंबर होगा। ठीक है, और c इज अ कांस्टेंट। अगर हमारे पास इस तरीके का क्या हो स्टूडेंट, इस तरीके का हमारे पास अगर एक कंडीशन लिखी हुई हो, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ले देता हूँ 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो डैट इज कॉल, ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो कोई कोफिशिएंट मतलब 1 1 है, लेकिन ये दो टर्म्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ठीक है, तो डैट इज नॉट कॉल आपके पास क्वाड्रेटिक, तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो स्टूडेंट नहीं होगा। ठीक है, लीनियर को देख लेते हैं। लीनियर के लिए क्या होता है स्टूडेंट, याद रखना, लीनियर जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो लीनियर हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई स्क्वायरिंग या फिर कोई क्यूबिक इक्वेशंस टाइप के पावर नहीं होते हैं। ठीक है, तो याद रखना लीनियर हमेशा सिंपल होगा, जैसे कि 2x प्लस वाई = 0। ठीक है, या फिर लिखा हुआ 2x प्लस का 3 = 0। ठीक है, या ये लिखा हुआ 4x प्लस 8 = 0। तो ये इस तरह की जो कंडीशन होती है ना स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। दैट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी की भी पावर स्टूडेंट ज़्यादा नहीं है, मतलब मोर देन मतलब सिर्फ 1 पावर है, उससे ज़्यादा पावर नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ स्टूडेंट, तो आपको भी देखने में लग रहा होगा कि यहाँ पे तो ये लीनियर इक्वेशन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर वाली टर्म लिखी हुई है और ऊपर से 2 टर्म एक साथ लिखा हुआ है, मतलब कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन भी नहीं है। तो अब स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ठीक है, तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में से कोई एक ये कंडीशन स्टूडेंट हमारे पास है। तो अब आपको देखना होगा कि ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, तो इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट होता क्या है। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन आपने याद रखना है स्टूडेंट कि एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर कन्फ्यूजन हो, क्या, जिसके अंदर कन्फ्यूजन हो, किस चीज़ की कन्फ्यूजन हो, कि अगर हम लोग किसी एक की वैल्यू पुट करें तो दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिकली ना आ सके, तो डैट इज, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है,
और एक ऐसा फंक्शन जिसमें क्या हो स्टूडेंट कि अगर हम एक वैल्यू पुट करें और हमारे पास क्या हो जाए, डायरेक्टली दूसरी वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब बोलोगे सर आप क्या कह रहे हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो कोई मसले की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। स्टूडेंट देखो, हमारी जो बुक है, आपके पास मुख्तलिफ बोर्ड की जो बुक है, उन तमाम में हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, वाई डिपेंड कर रहा होता है। वाई क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, हमेशा एक्स के ऊपर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2x प्लस का 4, ठीक है, एक इक्वेशन बनाया है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब देखो y की वैल्यू उस वक्त निकलेगी जब मैं x की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करूंगा। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। मतलब y इज डिपेंड ऑन x, मतलब y जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर कर रहा है। ठीक है, तो x इज टोटली इंडिपेंडेंट। एक ऐसी कंडीशन जहां पर x इंडिपेंडेंट हो और हमारे पास क्या हो जाए, y की वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करके ही निकले, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या कंफ्यूजन नहीं, देखो अगर मैं बोलूँ इफ एस इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, एक्स की जगह पुट किया और 4 आ गया, तो मतलब क्या हो गया 2 2 4 प्लस 4, इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, मतलब डायरेक्टली x पुट करा मैंने, 2 वैल्यू पुट करा और मेरे पास क्या आ गया, डायरेक्टली एक आउटपुट जनरेट होकर के आ गया, y की वैल्यू पुट होकर आ गई। तो ऐसे फंक्शन को स्टूडेंट क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ पे देखो बहुत कंफ्यूजन आगे लग रही है, मतलब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करता हूँ तो फिर क्या होगा, यहाँ पे भी है और फिर यहाँ पे भी है, y की 2 वैल्यूज़ है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे y है, तो मतलब ये बिल्कुल कंफ्यूजन में है। ठीक है, कंफ्यूजन मतलब कि समझ नहीं आ रहा कि अगर हम x की वैल्यू पुट करते भी हैं तो y एक नॉर्मल है और एक y स्क्वायर में भी है। ठीक है, तो हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो मतलब इसमें कंफ्यूजन पैदा हो रही है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें कंफ्यूजन हो जाए उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो इसमें ये वाला फंक्शन क्या होगा, इम्प्लिसिट। देखो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट एक्स वाई प्लस 2y और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट y। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट भी करूँ स्टूडेंट, तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट भी करूँ x की, तो बेटा यहाँ तो x की वैल्यू पुट हो जाएगी, लेकिन y की डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकल रही, मतलब y का स्क्वायर, और ये मतलब ये वाला y इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। मेरा आप आगे चलते हैं, आपको कुछ मैं बता देता हूँ जिसको आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि इसमें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट मेरे पास एक मैंने आपको पार्ट देता हूँ, यह वाला कि y बराबर है 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5। ठीक है, तो ये बताना है एक्सप्लिसिट है या फिर इम्प्लिसिट है। ठीक है, और एक पार्ट 2 में आपको ये भी बताना है कि y इज इक्वल टू 2xy प्लस 4 डिवाइडेड बाय x और y। तो ये भी बताना है कि स्टूडेंट ये मेरे पास इम्प्लिसिट फंक्शन या एक्सप्लिसिट फंक्शन है। कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हो सके। इस तरह के सवालात आते हैं, इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, आप इसका स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया, ये लिमिट का क्वेश्चन आया है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि लिमिट x इज अप्रोच टू 0 साइन ऑफ px ओवर qx इज इक्वल टू व्हाट। बोला जा रहा है कि इसमें हमारे पास अगर लिमिट की वैल्यू अप्रोच कर रही हो 0 में x की, तो साइन p ऑफ px और qx की वैल्यू आखिर हमारे पास क्या होगी। ठीक है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, मिलाकर भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट इसका भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हमने देखना होगा, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि क्या हो सके, आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप बआसानी तरीके से क्या कर सको, स्टूडेंट्स को सॉल्व कर सको। लेकिन बस मुझे आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश ये है स्टूडेंट्स कि आपने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आपको इसी मतलब कि जस्तुजू के साथ आपको क्या करते रहूँ स्टूडेंट, तमाम यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते रहूँ ताकि आप भी बोर्ड के पेपर, आपके बोर्ड के पेपर की मुझे बोलने की आदत है, तो खैर
ताकि आप एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या कर सको स्टूडेंट, अच्छे मार्क्स ले सको। ठीक है, आ जाते हैं। तो स्टूडेंट पहला ऑप्शन है नॉट डिफाइंड, दूसरा ऑप्शन है कि पी ओवर क्यू, तीसरा ऑप्शन है 1 और डी बराबर है क्यू ओवर पी। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें से क्या हो रहा है। ठीक है, नॉट डिफाइंड तो हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि लिमिट की जो वैल्यू होती है ना स्टूडेंट, हमें क्या करना होता है, कुछ ना कुछ करके फाइंड करना होता है, कोई ना कोई मेथड निकाल करके फाइंड आउट करना होता है। तो स्टूडेंट देखो, जब भी लिमिट क्या हो x रेज टू 0 हो और साथ में क्या लगा हुआ साइन, तो आपने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है कि साइन के आगे जो भी एंगल हो, जैसे कि x लिख दिया है तो डिवाइड किससे करवा देना है, x से। तो स्टूडेंट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। एज वी नो डैट कि लिमिट x रेज टू 0 लिखा हुआ हो, लिमिट की वैल्यू 0 अप्रोच कर रही हो और स्टूडेंट मेरे पास क्या हो, मेरे पास साइन x जो है वो डिवाइड हो रहा हो स्टूडेंट उसी ही एंगल से, जो एंगल यहाँ पे नो उसी ही एंगल से नीचे डिवाइड हो रहा हो, तो वो मेरे पास क्या होता है 1। चलो आज इस सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे के बराबर है, लिमिट x रेज टू 0। ठीक है, ये साइन लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, px ओवर qx। दैट्स मीन ये साइन इसके साथ भी है स्टूडेंट, साइन इसके साथ भी है। ठीक है, दोनों के साइन अलग अलग है। ठीक है, इस चीज़ को आपने क्या करना है, अच्छा सॉरी, ये साइन इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ठीक है, दोनों के साथ अलग अलग साइन है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये लिमिट लगा हुआ है तो ये इसके साथ भी लग रहा होगा और इसके साथ भी लग रहा होगा, क्योंकि दोनों में एक्स एक्स है। तो स्टूडेंट अगर मैं इसी ही सवाल को इस तरह से लिख दूं कि लिमिट x रेज टू 0 साइन px, ठीक है, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब देखो इसमें एंगल क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, px लिखा हुआ है। ठीक है, और मुझे नीचे क्या लेकर आना होगा, मुझे लेकर आना होगा स्टूडेंट नीचे जो मेरे पास है, आप क्या करोगे स्टूडेंट, आपने सिंपल क्या करना है, जैसे सवाल लिखा हुआ है मेरे पास, मैंने उसी तरह से इसको क्या दिया, लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करना होगा, देखो मेरे पास साइन px है, यहाँ पे क्या कर रहा है साइन x, उसके नीचे क्या होना चाहिए था x, जो भी वैल्यू ऊपर हो नीचे भी हो। तो जरा यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट px है और नीचे क्या चीज़ नहीं है, नीचे मेरे पास x तो है लेकिन p नहीं है। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको p से और डिवाइड भी क्या कर दूंगा p से, ताकि क्या हो जाए, मेरे पास सेम वैल्यू आ जाए। तो मैं लिमिट लिखता हूँ यहाँ पे x रेज टू 0 लिखता हूँ और साइन लिखता हूँ। ठीक है, ये वाला px तो वैसे ही हो जाएगा क्योंकि ये सवाल में गिवन था, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, p आ चुका है तो p को नीचे ले आता हूँ तो p नीचे आ जाएगा। ठीक है, और x जो लिखा हुआ है x वैसे ही लिखूंगा, ये वाला जो p था वो ऊपर ही रहा और नीचे वाला जो p था वो इसके साथ लिखा है, तो q को क्या कर देता हूँ स्टूडेंट, बाहर निकाल देता हूँ। तो मैंने q को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, जो एंगल था वही एंगल नीचे भी आ गया है। ठीक है, जो एंगल यहाँ पे था वही एंगल नीचे आ गया, तो जो एंगल था वो यहीं पर एंगल नीचे आ गया। तो लिमिट x रेज टू 0 साइन ऑफ px डिवाइडेड बाय px मल्टीप्लाई बाय p ओवर q। तो स्टूडेंट ये जो एरिया है, इतना एरिया, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है बेटा ना। साइन ऑफ x और नीचे वही टर्म हो तो वही टर्म नीचे भी है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा 1 मल्टीप्लाई बाय p ओवर q। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो p ओवर q आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास आ गया। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, p ओवर q, मतलब ऑप्शन नंबर b होगा। ठीक है, अब मैं एक सवाल आपको बताता हूँ कि आपने इसको करना है और मुझे बताना है इसका आंसर क्या आ रहा है। कि अगर मेरे पास लिमिट लिखा हुआ हो x रेज टू 0 हो, ऊपर लिखा हुआ स्टूडेंट साइन px ओवर x, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट साइन qx ओवर x। तो आपने इसका मुझे आंसर बताना है स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये मुझे आपने सॉल्व करना हो, मुझे आंसर करके बताना है कि इसका आंसर आखिर क्या आ रहा है। ठीक है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्व करते हैं। फिर हमारे पास क्या आ गया है, एक और क्वेश्चन आ गया है 4। इसमें लिखा हुआ है इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू 2। ठीक है, मैंने f ऐसा बना लिया, आप इसको इस तरह से बनाना। अगर फंक्शन ऑफ f ऑफ x बराबर है 2 के फॉर ऑल रियल नंबर, देन f x प्लस 2 किसके बराबर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, उसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया आपके लिए। लिखा हुआ है कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल रियल नंबर x, देन f is a constant function, that's mean that the value of f of x does not depend on x, it always 2 regardless of the input। अब आप बोलोगे सर ये आपने इंग्लिश में बता दिया, हमें समझ नहीं आ रहा आपने क्या बताया। ठीक है, अब जरा देखो सवाल को देखो कि मेरे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब कि f ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, 2 के। यहाँ पे कोई भी इनपुट के लिए मेरे पास कुछ भी मौजूद नहीं है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि f x प्लस 2 की वैल्यू बता दो क्या आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन ही है वो कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन जिसके अंदर कोई भी इनपुट मौजूद ना हो, मतलब सिर्फ 2 लिखा हुआ है, 2 के साथ x आ जाता है तो वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा हुआ है
पे कांस्टेंट नंबर है, तो स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू है इसको देखते हुए निकालना है, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे तो x है ही नहीं, ठीक है। जब मेरे पास x है ही नहीं तो यहाँ पे इनपुट कुछ भी हो हमें उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, हमारे पास आंसर जो है हमेशा वो क्या आएगा स्टूडेंट, 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे x से कोई डिपेंड ही नहीं करना, क्योंकि मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन क्या है स्टूडेंट, 2 है। तो दैट्स मीन कि मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो 2 आएगा। अब मैं आपको पढ़ के बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है इफ f of x is 2, फंक्शन ऑफ 2 लिखा हुआ है फॉर ऑल रियल नंबर x, देन f is a constant, क्योंकि f मेरे पास कांस्टेंट है फंक्शन। दिस मीन दैट द वैल्यू ऑफ f of x does not depend on x, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं कर रही है x के ऊपर। इट्स नॉट डिपेंड ऑन एक्स, इट्स ऑलवेज टू रिगार्डलेस, मतलब क्या हो जाएगा, ऑलवेज टू होगा रिगार्डलेस ऑफ द इनपुट। इनपुट कुछ भी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 2 ही आएगा। और स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 और आंसर लेकर जाते हैं 4, मतलब 4 भी आ सकता है भाई, अगर 0 पुट करेंगे तो 2 भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको आप देख करके कर लेना, इस तरह के लॉजिक वाले क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड, आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ था रेंज ऑफ f of x क्यूब इज, मतलब x क्यूब, मतलब क्यूब वाला एक फंक्शन दिया हुआ है, उसमें बोला जा रहा है कि आपने बताना है इसका रेंज क्या होगा। रेंज क्या होता है कि आपको मालूम होगा कि हमारे पास एक टर्म होती है जो कि मेरे पास कोडोमेन होती है, ठीक है। और दूसरा मेरे पास क्या होता है, सॉरी, एक मेरे पास डोमेन होता है और दूसरा क्या होता है, कोडोमेन होता है, ठीक है। इसमें कोई वैल्यू पुट करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी वैल्यू जनरेट होती है, यहाँ पुट करते हो तो यहाँ पे वैल्यू जनरेट होती है। तो ये वैल्यू जनरेट होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग स्टूडेंट, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है। अब बोला जा रहा है मेरे पास स्टूडेंट के ये जो रेंज है एक्स क्यूब, मतलब x की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है जिसमें हमारे पास वैल्यू आ सके। तो इसमें लिखा हुआ ऑल पॉजिटिव नंबर। ऑल पॉजिटिव नंबर कैसे पॉसिबल है, अगर मैं माइनस का 1 पुट करूं तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो वैल्यू पुट करके आएगी, यहाँ पर निकल करके। अगर माइनस का 2 पुट करूं तो मैं माइनस का 8 तो आ जाएगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें लिखा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट हो रहा है। क्यों, माइनस अगर पुट करूंगा क्या आंसर नहीं आ सकता, आ सकता है। तो स्टूडेंट ये भी नहीं हो सकता। इसमें लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव नंबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। याद रखते हैं जब आप क्यूब फंक्शन का आप ग्राफ बनाते हो तो स्टूडेंट वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, यूं करके और कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है स्टूडेंट, यूं करके ग्राफ बन रहा होता है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये ऊपर जा रही होती है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा होता है, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू जो पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाए, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन कौन सी होगी, वो होना क्या चाहिए स्टूडेंट, रियल नंबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स का जो आंसर आएगा वो मेरे पास क्या होगा, रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो ये मेरा इसका स्टूडेंट आंसर होगा और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल भी है ये आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया, लिमिट रेज टू इन्फिनिटी और 5x का स्क्वायर माइनस 3, 7x का क्यूब माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन में लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, या फिर इसकी वैल्यू स्टूडेंट 0 है, या तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट नॉट डिफाइन है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट डिफाइन, ठीक है, या फिर इसकी स्टूडेंट वैल्यू क्या है, नन ऑफ दिस। तो इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के वैल्यूज़ को आपके पास दिया गया और बोला जा रहा है कि आपने बताना है कि क्या वैल्यू है, ठीक है। अब लिमिट में देखो बेटा, मैं अगर यहाँ पे लिमिट x कर दूं, मतलब इन्फिनिटी यहाँ पे लिख दूं और यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दूं, तो जो है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। लेकिन इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं होगा, बल्कि इसको हमें कुछ ना कुछ करके लिमिट की वैल्यू को सॉल्व करनी होगी, ठीक है। तो ज़रा देखो, अगर मैं, याद रखना, अगर लिखा हुआ हो हमारे पास 1/x, मतलब कुछ भी ऊपर कॉन्स्टेंट टर्म हो तो वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 0 के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे x ले आऊँ और इसके भी नीचे x ले आऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म को ख़त्म कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लिमिट रेज 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो क्यों ना मैं स्टूडेंट इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूँ, लिख कर दिखाता हूँ, लिमिट x रेज टू इन्फिनिटी, या फिर आप कॉमन निकाल लो इसमें से x, ये भी काम कर सकते हो कि अगर x के स्क्वायर को कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से x क्यूब निकाल सकते हो कॉमन, तो वो भी जाके क्या हो जाएगा, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मैं एक और काम करता हूँ कि यहाँ पे 5x का स्क्वायर माइनस 3 वैसे ही लिखा और नीचे क्या लिखता हूँ बेटा, 7x का क्यूब माइनस x, क्योंकि माइनस 7x का क्यूब है, अगर क्यूब से डिवाइड करूँगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से भी कैंसिल आउट होगा, कोई ना कोई नीचे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये 1 है, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ
से क्या होगा, डिवाइड होकर कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा कि 1/x³ से डिवाइड करवाऊंगा इसको भी और 1/x³ से डिवाइड करवाऊंगा इसको भी, ठीक है। अब चलो इसको डिवाइड करवा देते हैं तो देखते हैं क्या आता है मेरे पास। लिमिट x रेज टू इन्फिनिटी 5x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाई x का क्यूब डिवाइडेड, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 7x का क्यूब डिवाइडेड बाय x का क्यूब, ये वाला क्यूब से भी डिवाइड हो रहा है, और 1/x का क्यूब, ठीक है। मैंने सबसे क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है बेटा। इस क्यूब से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इस क्यूब से ये अलग क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, लिमिट x रेज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या बचा है स्टूडेंट, 5/x, ठीक है, माइनस का 3/x का क्यूब, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 7 बच रहा है सिर्फ और सिर्फ, माइनस का 1/x का क्यूब। देखो अब इसकी वैल्यू निकालना आसान हो गया। अगर इसमें मैं लिमिट अप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 5 इन्फिनिटी माइनस 3, इन्फिनिटी का क्यूब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1/इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अभी मैंने बताया था कि 1/इन्फिनिटी हो, 2/इन्फिनिटी हो, कुछ भी हो, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, सब जीरो के बराबर होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने क्या करना होगा, हमने इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 5/इन्फिनिटी 0, 3/इन्फिनिटी 0 डिवाइडेड बाय 7 वैसे ही रहेगा, माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/इन्फिनिटी 0। तो 0 को डिवाइड करोगे स्टूडेंट, माइनस 0 0 ही होता है, तो और डिवाइड करोगे 7 से तो क्या आ जाएगा आंसर 0। तो इसका स्टूडेंट आंसर क्या आएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सवाल भी स्टूडेंट आपके एप्टीट्यूड में पूछा जाता है, तभी मैंने आपको इसको भी करवा दिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, इसमें लिखा हुआ है लिमिट x रेज टू 0 a की पावर t माइनस 1/t किसके बराबर होता है। स्टूडेंट ये हमारे पास फॉर्मूला ही होता है, आपने अपने सेकंड ईयर में पढ़ा भी होगा इसमें, कि अगर मेरे पास लिमिट लिखा हुआ हो, ठीक है, ये लिमिट t रेज टू 0 होना चाहिए, ठीक है, तभी होगा, ठीक है। तो t रेज टू 0, ठीक है। अगर मेरे पास लिमिट लिखा हुआ स्टूडेंट x रेज टू 0 और लिखा हुआ ax माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो स्टूडेंट, x, मतलब जो पावर हो वही नीचे हो, तो वो हमेशा बराबर हो स्टूडेंट लॉग ऑफ, जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होता है उसके, लॉग ऑफ a के, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ देख लो, x t है, डिवाइडेड बाई भी t हो रहा है और -1 है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, लॉग ऑफ a, नेचुरल लॉग ऑफ a, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है और ये हो जाएगा, ठीक है। बस आपने ये कंडीशन याद रखना, तो ये आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। तो हमारे पास पार्ट नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, अ फंक्शन ऑफ a x, मतलब एक फंक्शन है a और इसमें क्या हो रहा है, x इनपुट दे रहे हो तो y उसके आउटपुट आ रहा है, डिफाइंड बाय, अगर हम a के अंदर इन्फिनिटी पुट करते हैं, मतलब कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू स्टूडेंट a आ रहा है, ठीक है। तो इस कॉल फंक्शन, वो कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन या इन्वर्स फंक्शन। स्टूडेंट मैंने तमाम फंक्शंस के बारे में आपको ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके बता दिया था कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट हमें मालूम पड़ रहा है कि अगर हम कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं इन्फिनिटी, मतलब बहुत सारी वैल्यूज, तो उससे मेरे पास जो वैल्यू आ रही है कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है, मतलब ये a का मतलब क्या, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अब वो जो एक कांस्टेंट आ रहा है, तो कुछ भी वैल्यू पुट करो और वैल्यू कांस्टेंट आए तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, कांस्टेंट फंक्शन होगा। फिर से कहता हूँ, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है 9, इसमें लिखा हुआ है लिमिट x रेज टू इन्फिनिटी 1/x माइनस 1 और 1/x प्लस 1। तो आपने ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। अगर हम इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर दें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1/इन्फिनिटी, x की जगह क्या कर रहा हूँ, इन्फिनिटी पुट कर रहा हूँ, माइनस का 1 और प्लस का स्टूडेंट 1। आसान सा क्वेश्चन है। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 और ये क्या हो जाएगा, e की पावर 0 प्लस का 1। बेटा 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है, किसी की पावर मेरे पास 0 होती है वो 1 के बराबर होता है। 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 होता है, 0 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 0। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने इस कॉन्सेप्ट दे दिया तो तभी मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करवा रहा हूँ। चलो आज इसका नेक्स्ट करते हैं सॉल्व। तो बस नेक्स्ट है मैथ्स का, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ a फंक्शन दिया हुआ है मेरे पास 1,2 और b दिया हुआ है a,b, जबकि फर्स्ट रिलेशन मेरे पास गिवन है कि 1,a एंड 2,b, मतलब कि अगर मेरे पास एक डोमेन है और दूसरा को डोमेन है, तो डोमेन की वैल्यू 1 2 है और b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, a और b है। तो 1 से स्टूडेंट a निकल रहा है और b से क्या 2 से क्या निकल रहा है b, मतलब 1
कॉमा ए एक रिलेशन बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है स्टूडेंट 2 कॉमा बी, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है 1 कॉमा ए और 2 कॉमा बी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू इन्होंने गिवन दी है, ठीक है, रिलेशन नंबर 1 की वैल्यू। और कहा जा रहा है कि आपने एफ इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है इनवर्स में, ठीक है। तो इसमें याद रखा इसका जो ऑप्शन गिवन है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1 कॉमा ए, फिर दिया हुआ है 2 कॉमा बी। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बेटा मेरे पास ए कॉमा 1 और 2 कॉमा बी, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है मेरे पास ऑप्शन क्या ए कॉमा 1 और दूसरा दिखा हुआ है बी कॉमा 2, ठीक है। और तीसरा चौथा ऑप्शन है मेरे पास क्या, नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी नहीं है। कौन सा होगा इसमें याद रखना, जब भी इन्वर्स फंक्शन बोला जाए उसी ही टर्म का, तो आप याद रखना इसके जो ऑर्डर है ना वो चेंज कर देते हैं इन्वर्स फंक्शन में। अगर 1 कॉमा ए है तो मेरे पास क्या हो जाएगा ए कॉमा 1, 2 कॉमा बी है तो मेरे पास क्या हो जाएगा बी कॉमा 2। ये मैं ऐसे शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है इसी का अपोजिट हो जाता है। तो 1 कॉमा ए है तो ए कॉमा 1 और यहाँ पे क्या है बी कॉमा 2 कॉमा बी है तो मेरे पास क्या हो जाएगा बी कॉमा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं मेरे पास कौन सा ऑप्शन है। इसका अपोजिट मतलब ए यहाँ होना चाहिए और 1 का होना चाहिए यहाँ, और बी यहाँ होना चाहिए और 2 यहाँ का होना चाहिए, तभी ये इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 1 कॉमा ए ये रहा, लेकिन बी कॉमा 2 है, 2 कॉमा बी है, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। ये तो एज इट इज़ वही उठ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको देखते हैं स्टूडेंट ए कॉमा 1 और बी कॉमा 2, दैट्स मीन ये मेरे पास आंसर होगा। और इसका हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया।